हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू एड्रेस फूड रिलेटेड इश्यूज। हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने खाद्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भारतीय कार्यात्मक खाद्य संघ का गठन किया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी। तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी यानी कि नौनी यूनिवर्सिटी द्वारा फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका गठन किया गया है। इसका गठन क्यों किया गया है? ताकि जो फूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इस फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काम क्या होगा कि जो फूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें, इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि फंक्शनल फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, आजकल की हमारी जो डाइट ऐसी हो चुकी है कि उसमें हमारे प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स या हमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती। कई बार हमारे फूड में फ़ैट ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो बैलेंस डाइट है वो नहीं होती। तो फंक्शनल फूड का हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, और जो भी फूड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस भी किया जाएगा। और इसे लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। देखिए, वर्ष 1980 में जापान पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना था जिन्होंने कि जो फंक्शनल फूड है उसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्हें उस समय समझ आ गई थी कि जंक फूड है उसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, और वर्ष 1980 में इन्होंने फंक्शनल फूड को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब इससे हुआ क्या, जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ स्पैन में तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ, लेकिन जो क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, जो घातक बीमारियाँ हैं, वो भी कम हो गई। तो इसीलिए फंक्शनल फूड काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग भी अपनी डाइट में ध्यान रखिएगा कि आपकी डाइट में प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन या फिर जो आपको रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट और फैट की उतना ही आप खाएं। अधिक ना खाएं, कम ना खाएं। जो बैलेंस डाइट है उसको ही खाएं। इसके अलावा जो फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वर्ष 2022 में सोलन में आयोजित की जाएगी। और जो ये फंक्शनल फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया गठन किया गया है इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर के डी शर्मा हैं, और जो इसके पैट्रन होंगे, यहाँ के गार्डियन होंगे, संरक्षण होंगे, वो डॉक्टर प्रविंदर कौशल जो कि वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के, वही इसके पैट्रन होंगे। इसके अलावा जो वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है हाल ही में न्यूज़ में भी रही, क्यों रही? क्योंकि 1 दिसंबर 2021 को इनका 37वां फाउंडेशन डे था। ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2021 को इनका 37वां फाउंडेशन डे था। बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, देखिए वर्ष 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना सोलन में की गई थी, जिसे कि एफिलिएशन दी गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। वर्ष 1970 में जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, तो जो ये हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज सोलन है इसे इसका कैंपस बनाया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1985 को जो ये हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज सोलन है इसे अपग्रेड करके स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया गया, और इसका नाम चेंज करके हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसके अलावा नौनी में ही इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एप्पल स्कूल भी चलाया गया है, जहाँ पर एप्पल्स के बारे में स्टडी की जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की स्थापना की गई है मंडी डिस्ट्रिक्ट के थुनाग में। और ये जो वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर परविंदर कौशल। कायाकल्प अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ विच फील्ड इन हिमाचल प्रदेश। कायाकल्प पुरस्कार हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? किस क्षेत्र का है? तो ये हेल्थ सर्विसेज, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसका जो हाईएस्ट अवार्ड है हिमाचल प्रदेश में उसका नाम है कायाकल्प अवार्ड। देखिए, न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि चंबा के डलहौजी में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो कायाकल्प अवार्ड है किसका हाईएस्ट अवार्ड है हिमाचल प्रदेश में, तो हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका ये हाईएस्ट अवार्ड है। विच पास कनेक्ट्स इनर एंड आउटर सिराज इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा दर्रा कुल्लू जिले में भीतरी और बाहरी सिराज को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है जलोरी पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो जलोरी पास है वहाँ पर पार्किंग लॉट और टॉयलेट बनाए जाएंगे, और ये 5 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि जलोरी पास कहाँ पर है। जलोरी पास जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट करता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3120 मीटर, यानी कि 10,237 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, हाउ मेनी केसेज वर देयर इन 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज इन 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में 85 मलेरिया स्थानिक देशों में कितने मामले थे?
देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें बताया गया कि जिन 85 कंट्रीज़ में मलेरिया की रोग फैला हुआ है, मलेरिया के जहाँ पर मरीज हैं, तो वर्ष 2020 में इसके टोटल कितने केसेस थे इन 85 कंट्रीज़ में। तो कितने थे? इसके थे 241 मिलियन मलेरिया के केसेस थे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है और इसे जारी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। याद रखिएगा, ये है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021। इसमें 2020 के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो जिन 85 कंट्रीज़ में मलेरिया फैला हुआ है, तो उनमें टोटल केसेस थे 2020 में 241 मिलियन मलेरिया के केसेस थे। 2019 में थे 227 मिलियन। इसके अलावा हमारे भारत में 1.7% जो मृत्यु है वो मलेरिया की वजह से हुई थी 2020 में। इसके अलावा वर्ष 2021 में WHO द्वारा 2 कंट्रीज़ को सर्टिफाई किया गया कि वो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। एक है चाइना, दूसरा है एल सल्वाडोर। दोनों का नाम याद रखिएगा। और 25 और ऐसे देश हैं जो कि 2025 तक मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है वो होता है प्लाज्मोडियम ग्रुप का। ग्रुप का नाम ध्यान रखिएगा। और जिस मॉस्किटो से, जिस मच्छर से फैलता है वो होता है एनोफिलीज। तो जो प्लाज्मोडियम ग्रुप है इसको भी याद रखिएगा, और जो मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो, इसको भी याद रखिएगा। Which status has been conferred by the UN General Assembly to International Solar Alliance? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए, भारत के लिए काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसे यूएन जनरल असेंबली द्वारा एक स्टेटस दिया गया है। तो कौन सा स्टेटस दिया गया है? ये दिया गया है ऑब्जर्वर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूएन जनरल असेंबली द्वारा ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, और ये दिया गया यूएन जनरल असेंबली का, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी उसकी 6th कमेटी रिपोर्ट थी, उसमें ये दिया गया। तो ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो नवंबर 2015 में फ्रांस के पेरिस में COP21 का आयोजन किया गया। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज की COP ऑर्गेनाइज की गई थी, उसका 21st सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के पेरिस में। तो वहाँ पर भारत और फ्रांस ने मिलकर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन किया और वहाँ पर इसे लॉन्च किया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्य लक्ष्य ये है कि वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है, और 1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। डॉलर 1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट 2030 तक करनी है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? तो जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाइज करती हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उन कंट्रीज को इसमें रखा गया है। तो इंडिया भी है इसमें, तो इंडिया भी है इसमें, तो इंडिया भी इसमें रखी गई है। तो इंडिया और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 80 देश ऐसे हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर, और हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके अलावा जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसके जो 76 प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। और जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, यानी कि इंडियाज परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, वो हैं TS तिरुमूर्ति। Which country has assumed the chairmanship of the Council of Regional Anti-Terrorist Structure of Shanghai Cooperation Organization for 1 year? किस देश ने 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये भारत के लिए। तो इंडिया इसका चेयरमैन बना है, यानी कि अध्यक्ष बना है, और 1 वर्ष के लिए बना है। ये ध्यान रखिएगा, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद है। ये इसका 1 वर्ष के लिए भारत चेयरमैन बना है। तो जो आतंकवाद से रिलेटेड मुद्दे हैं, अब भारत उनको और अच्छी तरह से उठा सकता है। बात करें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल है इसके व्लादिमीर नोरोव। इसके अलावा जो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, यानी कि इसका जो हेड ऑफिस है, वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में बनाया हुआ है। और जो हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टोटल 9 मेंबर स्टेट हैं, यानी कि 9 मेंबर जो कंट्री जो इसकी मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा 3 इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, वो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। विच बैंक रिसेंटली रिसीव द शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI? हाल ही में किस बैंक को RBI से अनुसूचित भुगतान बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये ध्यान रखिए, ये शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का स्टेटस है।
इसमें और कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो ये मिला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का स्टेटस दिया गया है, और ये दिया गया जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई के 1934 एक्ट के अंतर्गत। तो अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड तीसरा ऐसा बैंक बन चुका है जो कि शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक बन चुका है। इससे पहले है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड और फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ये तीनों ही शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक हैं अब हमारे इंडिया में। बात की जाए पेटीएम पेमेंट बैंक की, ये जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 1977 कम्युनिकेशंस, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेम द बैंक दैट रिसेंटली अप्रूव्ड $350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो किसने दी है? ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन लोन की अब अप्रूवल दे दी है, ताकि इंडिया में जो अर्बन सर्विसेज हैं, जो शहरी सर्विसेज हैं, उनको अब इम्प्रूव किया जा सके। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस के मनीला में, और प्रेसिडेंट है इसके मसासुगु असाकावा। इसके अलावा टोटल 68 इसकी कंट्री जो है मेंबर हैं। Which bank has signed an MOU with Centrum Housing Finance Limited for housing loan under co-lending model mechanism? सह उधार मॉडल तंत्र के तहत आवास ऋण के लिए किस बैंक ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ये किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ हाउसिंग लोन देने के लिए एक को लैंडिंग मॉडल मैकेनिज्म के लिए MOU साइन किया है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में, और वर्ष 2019 में देना बैंक और विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया था। नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट साइंड अ बैंकाश्योरेंस पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने फेडरल बैंक के साथ एक बैंकाश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? ये किए हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, फेडरल बैंक के साथ स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने बैंकाश्योरेंस पार्टनरशिप की है, और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो केरला के अलुवा में स्थित है। Who will receive the Royal Gold Medal 2022 by the Royal Institute of British Architects? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्राप्त होगा? तो किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा बालकृष्ण विठलदास दोषी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हैं बालकृष्ण विठलदास दोषी, और इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड में। ध्यान रखिएगा, जो ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022 है, यानी कि रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड में, और ये दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। इसके अलावा जो बालकृष्ण विठलदास दोषी हैं, ये वर्ष 2018 में पहले ऐसे भारतीय आर्किटेक्ट बने थे जिन्हें कि प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बालकृष्ण विठलदास दोषी ये महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। Which bank has been conferred with the DigiDhan Awards instituted by the Union Ministry of Electronics and Information Technology? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित डिजिधन पुरस्कार से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका बैंक को। तो ध्यान रखिएगा, जो डिजिधन अवार्ड है उसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं कर्नाटका बैंक को, और ये दिए गए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। ये क्यों दिए गए? क्योंकि दो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 में प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी है, उनमें भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में हाईएस्ट परसेंटेज थी कर्नाटका बैंक की। यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम यूपीआई से, जैसे गूगल पे वगैरह, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज थी प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में कर्नाटका बैंक की। इसलिए इन्हें 2 डिजिटल अवार्ड दिए गए, और ये अवार्ड दिए जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसके हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं ओडिशा से। Who has become the new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में फिक्की कहते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो कौन बने हैं? ये बने हैं संजय मेहता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए चेयरमैन जो हैं वो बने हैं संजीव मेहता। संजीव मेहता चेयरमैन एंड एमडी भी हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके सीएमडी हैं संजीव मेहता। इन्हीं फिक्की का अब अगला प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये कब इस पद को ग्रहण करेंगे? ये 18 दिसंबर 2021 को इस पद को ग्रहण करेंगे फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में। बात करें फिक्की की, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्ष 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा संजीव मेहता जो कि सीएमडी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।